अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम, साहब, गुड मॉर्निंग साफी, सायरा। बेटा जी, जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन प्लीज़ मुझे बताइए, एम आई ऑडिबल? आवाज़ आ रही है मेरी? ओके, ठीक है, थैंक यू। जस्ट 11 स्टूडेंट्स आर हेयर, जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए बेटा। ऑलरेडी 10 मिनट के हैं, तो जल्दी जल्दी से ज्वाइन करें। मीनवाइल मैं लेक्चर ओपन कर लेती हूँ, फिर हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है जी। और कैसे हैं आप सब लोग? जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं अंडरस्टैंडिंग हो रही है? कोई मसला तो नहीं है स्टूडेंट्स? आपको समझ आ रहा है सब कुछ जो पढ़ रहे हैं साथ साथ? ठीक है, गुड, बहुत अच्छी बात है, समझ आ रहा है तो। गुड, चलें जी, जल्दी से हमारी पीपीटी अपलोड हो जाए बस। मैं भी ठीक हूँ, महकुन्निसा, समर, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ओके जी, इसकी फिलहाल क्वेश्चन ऐसे आएंगी। ठीक है जी। अच्छा, क्या पढ़ना था आज? क्या स्टार्ट करना है? कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है? याद है किसी स्टूडेंट को? वालेकुम अस्सलाम नरजिस। सारा, बेटा अपना इंटरनेट कनेक्शन रिफ्रेश करें। तुम तो आवाज़ तो आ रही है मेरी स्टूडेंट्स को? जी साफिया, कोई बात करनी है, बोलें। पीपीटी क्यों अपलोड नहीं हो रही? क्या हो गया? बेटा साफिया, यही मैंने अभी बताया, फ़िलहाल एग्ज़ाम्स की कोई अपडेट्स नहीं है। अम, फ़िलहाल अनसर्टेनिटी ही है। जैसे ही कोई जो है इश्यूज़ रिज़ॉल्व होंगे, हमारे पास कुछ अपडेट्स आएँगी, तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है जी? अभी के लिए यही है कि ऑब्वियसली आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना। इसलिए जो है हम आपको पढ़ा रहे हैं कोर्स, लेकिन आपका फ़ोकस ऑब्वियसली अपना जो फर्स्ट ईयर का कंटेंट है उसको भी साथ-साथ लेके चलें, उसके ऊपर भी फ़ोकस रखें, ठीक है? और ताकि इसके बाद जब आपका ये टाइम भी वेस्ट ना हो, लेकिन अगर आप फर्स्ट ईयर के कंटेंट के ऊपर फ़ोकस रखेंगे, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। कॉलेज के लिए भी ऑब्वियसली बेटा रुकैया, वी आर डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट डिसीजन, उसी के अकॉर्डिंग हम अ, जो है चलेंगे ना।
तो फ़िलहाल तो नहीं है हमारे पास, अब स्लाइड शो नहीं हो रही। वो अपलोड कर रही हूँ फ़ाइल, शायद कुछ टेक्निकल फ़ॉल्ट है, फ़ाइल अपलोड नहीं हो रही। तो वो जैसे ही अपलोड हो जाती है, वो स्लाइड शुरू हो जाएँगी। जी, मैं ये पूछ रही थी कि कुछ याद है किसी स्टूडेंट को, क्या टॉपिक स्टार्ट करना था आज हमने? क्या पढ़ना था? कुछ याद है किसी स्टूडेंट को? क्या जी मैम? क्या बताया? सिर्फ जी मैम से थोड़ी गुजारा होगा, बताएं क्या पढ़ना क्या? सलाम हदीका। ओके, आई थिंक ये ओपन नहीं हो रहा। तो हम किसी दूसरे मेथड से इसको ओपन करने की कोशिश करते हैं। एक सेकेंड। टर्न स्लाइड शेयर ऑन, शेयर योर स्क्रीन विंडो, ओके। अच्छा, अब बताइएगा मुझे स्टूडेंट्स, आप लोगों को स्लाइड शो हो रही हैं? अब ज़रा बताइए मुझे। ओके, बताइएगा बेटा। ज़ैनब, निम्रा, निम्रा सुहेल, बेटा अब स्लाइड शो हो रही है आपको? जी मैम। अच्छा, लेकिन क्लियर है? आई मीन बहुत ज़्यादा छोटी तो शो नहीं हो रही, जैसे नॉर्मली मतलब आप लोगों को ऑडिबल है, नज़र आ रहा है आप लोगों को? बताइएगा मुझे ज़रा। यस मैम, हो गई मैम। ओके ठीक है, असल में वो फाइल नहीं अपलोड हो पा रही, आई डोंट नो व्हाई। तो अब टेक्निकल फॉल्ट्स जो हैं उनके साथ वो तो चलिए हम कोशिश कर लेते हैं इस तरह से पढ़ने की, जो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं उसे हम फॉरवर्ड कर लेते हैं। ओके ओके, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, हाँ, देखें यहाँ हम मौजूद थे। हमें था कि जो नर्सिंग केयर है पेशेंट की विद मस्कुलोस्केलेटल सर्जरीज। अच्छा, एक मिनट प्लीज़ मुझे दीजिएगा, बिकॉज़ ये जो टेक्निकल इशू है इसको ज़रा नहीं है। जी बेटा, थैंक यू मैगुनिसा। अभी अगर मैं इस इशू को रिज़ॉल्व करने के लिए चली जाऊँगी तो हमारा टाइम सारा वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप लोगों को नज़र आ रहा है, हो सकता है हम करके हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं साथ-साथ आपको पढ़ाऊँगी ना, बताऊँगी। तो अगर कंटिन्यू कर लेते हैं इंशाल्लाह, नेक्स्ट लेक्चर से पहले मैं इस इशू को रिज़ॉल्व करने की कोशिश करूँगी। मुझे प्लीज़ 1 मिनट दीजिए, बिकॉज़ ऑब्वियसली ये मुझे भी बहुत नज़र आ रहा है। मैं हार्ड कॉपी में लेके आती हूँ, उसके साथ आप पढ़ाते हैं तो इंशाल्लाह हम इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे।
हम पढ़ रहे थे नर्सिंग केयर, ऐसे पेशेंट्स की जो डिफरेंट मस्कुलोस्केलेटल सर्जरीज से गो थ्रू होते हैं। ठीक है जी, तो उसमें मैं आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ा चुकी थी। मैंने आपके साथ जॉइंट रिप्लेसमेंट डिस्कस की थी और बताया था कि कौन कौन से पेशेंट होते हैं जिनको जॉइंट या नी की रिप्लेसमेंट सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। उसके बाद मैंने आपके साथ हिप प्रोस्थेसिस को डिस्कस किया था कि क्या पेशेंट की पोजीशन होनी चाहिए, लेग्स की क्या पोजीशन होनी चाहिए, अगर हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई है तो उसके बाद पेशेंट को क्या क्या प्रिकॉशंस जो है वो ज़रूरी होती हैं। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। फिर डिसलोकेशन के बारे में बताया था कि डिसलोकेशन किस तरह से हम रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं डिसलोकेशन को। ठीक है जी, अगर कोई प्रोस्थेसिस अप्लाई किया गया है तो किस तरह से हम डिसलोकेशन को रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं। नी प्रोस्थेसिस के बारे में हमने पढ़ना था। नी प्रोस्थेसिस को हम स्टार्ट ले लेते हैं। The knee is dressed with a compression बैंडेज, यानी जब कभी हमें नी प्रोस्थेसिस हमने अप्लाई करना होता है, यानी पेशेंट की नी की रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई है, तो क्या चीज़ें हैं, क्या-क्या केयर है जिनका हमें ख़्याल रखना है। नी जो है उसके ऊपर हम एक कॉम्प्रेशन ड्रेसिंग करते हैं, कॉम्प्रेशन बैंडेज से ड्रेसिंग करते हैं। उसका मकसद क्या होता है? उसका मकसद ये होता है कि वहाँ पे स्वेलिंग ना हो और वो जो भी हमने प्रोस्थेसिस अप्लाई किया है वो अपनी जगह पे रहे और किसी किस्म का फर्दर उसमें डैमेज ना हो। आइस में बी अप्लाइड टू कंट्रोल एडिमा एंड ब्लीडिंग, ये बात हमें बिल्कुल पता है कि ऑब्वियसली जब स्किन इन्वॉल्व होती है, कोई भी इस तरह की चीज़ है जो मतलब अगर थोड़ा-सा भी स्किन को इंजरी होती है तो हम सबको पता है कि वहाँ पे ब्लीडिंग के चांसेस भी होते हैं, वहाँ पे एडिमा होने के चांसेस भी होते हैं। तो इसी एडिमा और ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए हम आइस अप्लाई करेंगे। एनकरेज एक्टिव फ्लेक्शन एक्सरसाइज, इसके अलावा जो फ्लेक्शन है, यानी थोड़ा-सा आपके पिक्चर में भी नज़र आ रहा होगा कि नी को फ्लेक्स करना, बेंड करना, इसकी एक्सरसाइज़ जो है वो हम पेशेंट को एनकरेज करेंगे। यूज़ ऑफ कंटिन्यूअस पैसिव मोशन डिवाइसेस, ठीक है जी। इसके अलावा एक तो ये हो गया कि मैनुअली हमने पेशेंट को कहना है कि वो एक्टिव फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस परफॉर्म करे, और दूसरा ये है कि कंटिन्यूअस पैसिव मोशन एक्सरसाइजेस भी कुछ स्पेशल डिवाइसेस आती हैं जिनके थ्रू हम पेशेंट को एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं। समर बेटा, मैं तो काफ़ी ऊंचा बोल रही हूँ, ज़रा अपने इंटरनेट कनेक्शन को रिफ्रेश कर लीजिए। अच्छा, इसके अलावा मैनुअल के साथ साथ हमारे पास कुछ डिवाइसेस भी आती हैं, कंटिन्यूअस पैसिव मोशन की डिवाइसेस होती हैं। उनके थ्रू हम क्या करते हैं कि पेशेंट को उस डिवाइस के साथ कनेक्ट कर देते हैं और वो पैसिवली पेशेंट को एक्सरसाइज करवाती रहती हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद केयर ऑफ पेशेंट अंडर गोइंग ऑर्थोपेडिक सर्जरी में जो हमने पहले प्री ऑपरेटिव केयर देख लेते हैं कि प्री ऑपरेटिव केयर क्या है। प्री ऑपरेटिव केयर में रूटीन प्री ऑपरेटिव असेसमेंट, देखें कोई भी इशू हो, कोई भी किसी भी किस्म की सर्जरी के लिए पेशेंट जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ हम प्रोस्थेसिस की बात कर रहे हैं या फिर किसी भी किस्म की रिप्लेसमेंट सर्जरी की बात कर रहे हैं, नहीं, किस किस्म की सर्जरी के लिए पेशेंट जा रहा है तो सबसे पहली चीज़ यही होती है कि हम रूटीन प्री ऑपरेटिव असेसमेंट करते हैं पेशेंट की। आपको पता है ना कि जनरली असेसमेंट की जाती है पेशेंट की, पेशेंट से हिस्ट्री ली जाती है, उसको कोई डिजीज़ तो नहीं है, उसकी कोई कोमोर्बिडिटी तो नहीं है, उसकी कोई फैमिली हिस्ट्री, इन सारी चीज़ों के बारे में क्वेश्चन किया जाता है पेशेंट से। उसके बाद हम जो रूटीन असेसमेंट है, रूटीन असेसमेंट में हमें उसके अलावा क्या-क्या चीज़ें देखनी होती हैं, हमें प्री ऑप में जो है पेशेंट का प्री एनेस्थीसिया असेसमेंट करवानी होती है। तो ये सारी चीज़ें प्री ऑपरेटिव केयर में आती हैं, जो जनरली किसी भी सर्जरी से पहले असेसमेंट की जाती है, वही यहाँ प्रोस्थेसिस अप्लाई करते हुए भी सारी हमें रूटीन प्री ऑपरेटिव असेसमेंट का ख्याल रखना है। उसके बाद हाइड्रेशन स्टेटस, पेशेंट का हाइड्रेशन स्टेटस चेक करना है, यानी जो
ऑब्वियसली आपको पता है ड्यूरिंग सर्जरी ब्लीडिंग होती है और प्लस ये है कि चांसेस भी हो सकते हैं कि ज़्यादा ब्लीड कर जाए, हमें कुछ नहीं पता। तो इसलिए पेशेंट का हाइड्रेशन स्टेटस भी चेक करना है, पेशेंट फर्दर हाइपोवोलेमिक शॉक में ना चला जाए। तो पेशेंट का हाइड्रेशन स्टेटस हमें पहले से असेस करना है। उसके बाद मेडिकेशन हिस्ट्री, पेशेंट से मेडिकेशन की सारी हिस्ट्री लेनी है कि जैसे मैंने आपको बताया ना डिजीज़ के बारे में पूछना है कि आपको कोई कोमोर्बिडिटी तो नहीं है, आपकी फैमिली में कोई हिस्ट्री तो नहीं है। तो इसी तरह से अगर ज़ाहिर है उनको कोई कोमोर्बिडिटी होगी या फिर ऑब्वियसली कोई कोमोर्बिडिटी होगी तो उसके लिए वो कोई ना कोई मेडिकेशन ले रहे होंगे। तो हम उनसे पूछेंगे कि आप इस वक्त कोई मेडिकेशन ले रहे हैं, उस मेडिकेशन के बारे में तमाम इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करेंगे। और अगर जो है वो किसी भी किस्म की यानी कोई मेडिकेशन वगैरह नहीं ले रहे हैं तो उनसे ये भी पूछा जाएगा कि पास्ट में अगर आप कभी कोई मेडिकेशन इस तरह की लेते रहे हैं तो इन चीज़ों के बारे में हमें उनसे पेशेंट से क्वेश्चनिंग करनी है। ठीक है जी। अच्छा। चलिए जी। नेक्स्ट इसके अलावा क्या है कि पॉसिबल इन्फेक्शन, यानी ये बात मैंने कल भी आपके साथ डिस्कस की थी कि यहाँ कुछ ऐसे पेशेंट हमारे पास होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं पेशेंट की, यानी डिजीज़ हो सकती हैं या इवेंट्स हो सकते हैं जिनकी वजह से रिस्क ऑफ इन्फेक्शन यानी पॉसिबली कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है पेशेंट को। तो इससे रिलेटेड भी हमने पहले से असेसमेंट करनी है, प्री ऑपरेटिवली हमने असेस करके देखना है कि पेशेंट को कोई भी इन्फेक्शन के चांसेस तो नहीं है। यानी हम पेशेंट से पूछेंगे स्पेशली अबाउट कोल्ड, यानी उन्हें फ्लू तो नहीं हुआ हुआ, कोई डेंटल प्रॉब्लम तो नहीं है जिसके लिए उन्होंने कोई ट्रीटमेंट ली हो। इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यूटीआईज बहुत कॉमन होते हैं, उसके बारे में उनसे क्वेश्चन करेंगे और उनसे ये पूछेंगे कि अगर पिछले 2 हफ्तों में उन्हें किसी भी किस्म का कोई इन्फेक्शन हुआ है, यानी उन्हें लास्ट 2 वीक्स में फीवर हुआ है या और किसी किस्म का इन्फेक्शन अगर उन्हें हुआ है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में उनसे क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद आ जाता है नॉलेज, जो कि बहुत ज़रूरी है। ये भी हमने कल डिस्कस किया था कि कोई भी सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन अगर हम प्रोस्थेसिस की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बेटा इसके बाद पेशेंट की लाइफ स्टाइल में चेंज आता है, पेशेंट की जो अपने काम करने की या डेली लिविंग एक्टिविटीज़ हैं उसमें चेंज आता है। और तो ये सारी चीज़ें कि फिर प्लस ये कि प्रोस्थेसिस अप्लाई हो रहा है तो लाइक किस तरह से उसकी केयर करनी है, कितने टाइम के बाद हम पेशेंट को अलाउ करेंगे कि वो मूव कर सके, या प्लस ये कि मूव करने के लिए कितना वेट बेयरिंग उसने करनी है नहीं करनी, उसको किस असिस्टिव डिवाइस के साथ आप अलाउ करेंगे कि वो जो है मूव कर सके। तो ये वो सारी बातें हैं जो विच कम्स अंडर नॉलेज, यानी पेशेंट के नॉलेज में ये सारी बातें होनी चाहिए। अगर पेशेंट के नॉलेज, और ये सारी चीज़ें ऑपरेशन से पहले पेशेंट को बताने की ज़रूरत होती हैं, क्योंकि इसके 2 बेनिफिट होते हैं हमारे पास। एक तो ये कि उस वक्त पेशेंट थोड़ा सा इस स्टेट में होता है कि वो आपकी बातों को अंडरस्टैंड कर सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली सर्जरी के बाद वो और कुछ ना भी हो से तो उसे पेन तो होगा ना। तो ऐसी सिचुएशन में तो वो आपकी बातों को अंडरस्टैंड नहीं कर सकेगा इतना अच्छा। तो इसलिए नॉलेज पहले से देने का एक तो ये बेनिफिट है, और दूसरा ये बेनिफिट है कि अगर हम पहले से पेशेंट को ये सारी बातें बताएंगे तो पेशेंट थोड़ा सा साइकोलॉजिकली रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है जी। पेशेंट यानी इतना ज़्यादा परेशान नहीं होगा, फ्राइटेंड नहीं होगा, स्ट्रेस्ड नहीं होगा। तो नॉलेज बहुत ज़रूरी है प्री ऑपरेटिव केयर में कि पेशेंट को उसकी सर्जरी से रिलेटेड तमाम नॉलेज देना है आपने। उसके बाद सपोर्ट एंड कोपिंग, सपोर्ट एंड कोपिंग में ये है कि पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करनी है और उसको हेल्प आउट करना है। ऑब्वियसली ये एक सर्जरी है, पेन भी होगा उसे, उसकी डेली लिविंग एक्टिविटीज़ भी चेंज हो सकती हैं और बहुत सारी चेंजेस उसकी लाइफ में आ सकती हैं। तो उन सारी चेंजेस के साथ किस तरह से उसने कोप करना है, तो सपोर्ट भी करना है आपने उसको साइकोलॉजिकली, और कोपिंग मैकेनिज्म भी उसके साथ डिस्कस करने हैं। ओके, इसके बाद आ जाती है पोस्ट ऑपरेटिव केयर। पोस्ट ऑपरेटिव केयर में देखें, पोस्ट ऑपरेटिवली पेशेंट आपके पास सर्जरी होके पेशेंट आपके पास आ गया है,
तो ऑब्वियसली पोस्ट ऑपरेटिवली आपको पता है सबसे पहला स्टेप ही असेसमेंट होती है। असेसमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप असेस करेंगे तो ही पेशेंट की नीड्स को आइडेंटिफाई कर सकेंगे। ठीक है जी। तो असेसमेंट में सबसे पहली चीज़ क्या है बेटा जी? असेसमेंट में सबसे पहली चीज़ है पेन। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पेन। आपने पेन के बारे में असेसमेंट करनी है। पेन असेसमेंट किस तरह से करनी है? पेशेंट से पूछना है, उसको कहीं तकलीफ हो रही है, फिर पेन की पूरा जो एक कॉल्डेरा है उसे आपने डिस्कस करना है। बट इन दैट सिचुएशन कि अगर पेशेंट आपको आंसर कर सकता है, पेशेंट को मतलब जितना वो आपसे बात कर सकता है आप उससे उतनी बात करेंगे। आप पेन का स्टेटस चेक करेंगे, उसके फेशियल एक्सप्रेशन से चेक कर सकते हैं, आप उससे वर्बली पूछ सकते हैं, पेन कैरेक्टरिस्टिक्स आप उससे पूछ सकते हैं। इस तरह से आपने पेन असेस करना है। उसके बाद वाइटल साइंस इंक्लूडिंग रेस्पिरेशन एंड ब्रेथ साउंड। चूँकि पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने टेम्परेचर चेक किया है, ब्लड प्रेशर चेक किया है, तो बहुत ज़रूरी है कि आपने उसकी रेस्पिरेशन के साथ-साथ उसकी ब्रेथ साउंड्स को भी चेक करना है। ठीक है जी? और उसके बाद एलओसी चेक करना है पेशेंट का, दैट इज़ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए कौन-सा स्केल यूज़ करते हैं? कोई स्टूडेंट बताएगा मुझे? लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को चेक करने के लिए जो स्केल यूज़ किया जाता है उसका नाम क्या है? जल्दी से मुझे जवाब दें। अच्छा, उसके बाद न्यूरोवास्कुलर स्टेटस एंड टिश्यू परफ्यूजन, जो पहले भी बताया था, यहाँ पे भी ऑब्वियसली सर्जरी हुई है, गॉड फॉरबिड कोई नर्व तो डैमेज नहीं हो गई, कोई ब्लड वेसल तो ब्लॉक नहीं हो गई। इन चीज़ों को हमने चेक करने के लिए उसका नर्व्स का और वेसल्स का स्टेटस चेक करना है, यानी न्यूरोवास्कुलर स्टेटस उसका चेक करना है। और इसी तरह से टिश्यू परफ्यूजन चेक करनी है। स्किन येलो तो नहीं हो रही, ब्लू तो नहीं हो रही, उसका स्किन को अगर हम पिंच कर रहे हैं तो वो वापस से पिंक हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है जी। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना है, न्यूरोवास्कुलर स्टेटस को चेक करना है। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ब्लीडिंग एंड वूंड ड्रेनेज, जाहिर है जो वूंड जो सर्जरी हुई है वहाँ पे वूंड है ना, तो वहाँ पे आपने देखना, अगर कोई ड्रेन तो आपने उसको देखना है कि उस ड्रेन में क्या आ रहा है, ब्लड तो नहीं आ रहा। अगर ब्लड आ रहा है तो कितनी अमाउंट में आ रहा है। उसके अलावा ब्लीडिंग के कोई और साइन एंड सिम्टम तो आपको नज़र नहीं आ रहे। ऐसा तो नहीं है कि पेशेंट बज़ाहिर आपको बाहर कुछ नज़र नहीं आ रहा, पेशेंट उसका बीपी बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो रहा है, इस तरह की कोई चीज़ है। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना है, कोई ऊजिंग तो नहीं हो रही, ब्लड तो नहीं ऊज़ कर रहा, इन सब चीज़ों को आपने देखना है। ठीक है जी। उसके बाद मोबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस। पेशेंट को जी निम्रा सुहेल, यू आर राइट, ग्लासगो कोमा स्केल है जो कि लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हम उसी वक्त पेशेंट का जीसीएस चेक करते हैं, जिससे वैसे तो खैर जनरली आपका पेशेंट आपके सामने है, अगर वो मतलब कॉन्शियस हो गया है, पेशेंट थोड़ा बहुत रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो वैसे भी आप उससे वर्बली बात करके भी उसका लाइक अगर वो रिस्पॉन्स दे रहा है, बात कर रहा है, तो आपको जीसीएस की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस आपको वैसे ही पेशेंट का समझ आ जाता है, लेकिन अगर इस तरह से समझ ना आए तो आपको उसका प्रॉपर्ली जीसीएस को मॉनिटर करना होता है। फिर मोबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोबिलिटी रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़रूरी है, जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि पेशेंट को कब मोबाइल करवाना है, मोबाइल करवाने के लिए क्या कोई असिस्टिव डिवाइसेस यूज़ करनी होंगी, जिस तरह से फिजिशियन ने अलाउ किया है, उसको कितना वेट बेयर करने की परमिशन है। तो ये सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू द फिजिशियन ऑर्डर, और अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए मोबिलिटी रिस्ट्रिक्शन की, यानी अगर आपने अपने पेशेंट की मोबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट किया है, तो आपने अगर आपने अपने पेशेंट की मोबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट किया है, तो उससे रिलेटेड भी आपने अपने पेशेंट को बताना है, रीजंस बतानी है कि क्यों आपकी मोबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट किया गया है। ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं बॉवल साउंड्स एंड बॉवल एलिमिनेशन। बॉवल साउंड्स एंड बॉवल एलिमिनेशन पैटर्न, चूँकि एक तो पेशेंट इमोबाइल है, फिर पेशेंट की सर्जरी हुई है, आपको पता है, फिर उसके लिए हमने पेशेंट को एनपीओ रखा हुआ होता है, गट मोटिलिटी जो है वो ऑलरेडी कम हो गई होती है, तो ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं हमें। सर्जरी के बाद हमें फिर देखना पड़ता है कि बॉवल साउंड्स वापस आ गई हैं पेशेंट की या नहीं आई हैं, एलिमिनेशन पैटर्न किस किस्म का है पेशेंट का, ये सारी चीज़ें हमें असेस करनी है।
उसके बाद आ जाता है यूरिनरी आउटपुट। जब आपने पेशेंट को अगर इनटेक स्टार्ट कर दिया है तो ऑब्वियसली उसका इनटेक भी आप मार्क करना शुरू करेंगे और उसके साथ साथ उसका यूरिनरी आउटपुट भी आपने देखना है कि उसका कहीं यूरिनरी स्टेसिस तो नहीं हो गया, यूरिन आउटपुट उसका आ रहा है या नहीं आ रहा। साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ कॉम्प्लिकेशन सच एज डीवीटी और इन्फेक्शन। इसके अलावा सर्जरी हुई है तो जिस तरह से न्यूरोवास्कुलर स्टेटस चेक करना है उसी तरह से डीवीटी को भी चेक करना है, देखना है कि कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन के साइंस तो आपको नज़र नहीं आ रहे। देखें कॉम्प्लिकेशन के डिफरेंट साइंस मैंने आपको बताए थे। इन्फेक्शन जैसे अगर हो जाता है तो उसमें एरिथीमा, ऊजिंग हो सकती है, डिस्चार्ज हो सकता है, और इसके अलावा डीवीटी के बारे में सब बताया था आपको। तो सारे डीवीटी के साइंस और इन्फेक्शन के कोई भी साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं तो उसे आपने चेक करना है। ठीक है जी, सारी चीज़ें आपकी असेसमेंट का हिस्सा हैं। अब आ जाते हैं ज़रा डायग्नोसिस की तरफ। ऑब्वियसली आपको पूरा जो है नर्सिंग प्रोसेस अप्लाई करना है पेशेंट की केयर के लिए। तो डायग्नोसिस में आपकी जो नर्सिंग डायग्नोसिस हैं वो आपने बनानी है, क्योंकि जब तक आप पेशेंट की असेसमेंट इसलिए तो नहीं कर रहे हैं ना कि बस असेसमेंट करके साइड पे हो जाना है। नहीं, पेशेंट की असेसमेंट हम इसलिए कर रहे हैं ताकि उसकी नीड्स को आइडेंटिफाई कर सकें, उसकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकें और उसे रिज़ॉल्व कर सकें उसके इश्यूज़ को। तो उनको रिज़ॉल्व करने के लिए ऑब्वियसली पहले हमें चीज़ों को लिस्ट डाउन करना पड़ेगा ना। तो यही नर्सिंग की लैंग्वेज में हम उसे सिंपली नर्सिंग डायग्नोसिस कहते हैं कि पेशेंट की जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उन्हें हम उससे रिलेटेड नर्सिंग डायग्नोसिस बनाएंगे। जब हम नर्सिंग डायग्नोसिस बनाएंगे तो ही तो हम डायग्नोसिस के लिए इम्प्लीमेंटेशन कर सकेंगे ना। तो इसी तरह से डायग्नोसिस में सबसे पहले एक्यूट पेन, ऑब्वियसली पेशेंट की सर्जरी हुई है तो एक्यूट पेन इज़ अ नर्सिंग डायग्नोसिस जो है वो पेशेंट कंप्लेन कर रहा है। इसके अलावा रिस्क फॉर पेरिफेरल न्यूरोवास्कुलर डिसफंक्शन हो सकता है। क्यों हम न्यूरोवास्कुलर स्टेटस चेक कर रहे थे? इसलिए क्योंकि देयर आर रिस्क। मैंने न्यूरोवास्कुलर डिसफंक्शन नहीं बनाया, मैंने बनाया है रिस्क फॉर पेरिफेरल न्यूरोवास्कुलर डिसफंक्शन। मतलब न्यूरोवास्कुलर जो पेरिफेरल हमारी नर्व्स हैं, वेसल्स हैं, उनको वो डिसफंक्शन हो सकती हैं। देयर इज अ रिस्क फॉर पेरिफेरल न्यूरोवास्कुलर डिसफंक्शन। ठीक, फॉर इनइफेक्टिव थेराप्यूटिक रेजीम मैनेजमेंट। इसके अलावा है इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी और रिस्क फॉर सिचुएशनल लो सेल्फ स्टीम एंड और डिस्टर्ब्ड बॉडी इमेज। देखें जो प्रोसेसेस अप्लाई किया है वो ज़रूरी तो नहीं है ना कि बिल्कुल जिस तरह से एक ह्यूमन बीइंग की नेचुरल अल्लाह ताला ने एक चीज़ बनाई है वो वैसी ही उसके बाद मूव कर सकेगा, ऐसा नहीं होता। थोड़ी सी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। तो इसलिए समटाइम पेशेंट जो है उसकी सेल्फ स्टीम लो होती है, फिर उसकी डिस्टर्ब्ड बॉडी इमेज का रिस्क होता है। तो इससे रिलेटेड हमें इनकी नर्सिंग डायग्नोसिस बनाई है। अब ज़रा पोटेंशियल प्रॉब्लम्स, जो कि सर्जरी हुई है पेशेंट की, तो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो पोटेंशियल प्रॉब्लम्स हैं जो पेशेंट फेस कर सकता है, उसकी तरफ भी हमारी नज़र होनी चाहिए। हमें पोटेंशियल प्रॉब्लम्स के बारे में पता होना चाहिए। कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम्स या फिर पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस। अच्छा, एक मिनट तक जो हमने पढ़ लिया है ये तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया है? कोई क्वेरी है यहाँ तक तो मुझसे पूछ लीजिए बेटा। असल में ये थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस जो हैं इनको चलें जल्दी से थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, अटेंडेंस का भी टाइम है। सबसे पहले हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, जो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया था कि हमें उसका हाइड्रेशन स्टेटस भी चेक करना है और प्लस देयर इज़ अ रिस्क पेशेंट जो कि एनपीओ है तो भी डिहाइड्रेटेड हो सकता है, ब्लीड कर सकता है तो भी हाइपोवोलेमिक शॉक की तरफ जा सकता है। तो ये वो कॉम्प्लिकेशंस है जिनके ऊपर हमें हमारी बहुत नज़र होनी चाहिए। हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है पेशेंट को, एटिलेक्टेसिस कल डिटेल में डिस्कस किया था, एटिलेक्टेसिस हो सकता है पेशेंट को, नमोनिया हो सकता है, यूरिनरी रिटेंशन हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है। अगर कहीं हमने थोड़ी सी भी एसेप्टिक टेक्निक्स को कुछ तरह सा भी डिफरेंस हुआ है तो देयर इज़ अ रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। इसके
अलावा थ्रोम्बो एम्बोलिज्म यानी डीवीटी या पल्मोनरी एम्बोलिज्म यानी वो एम्बोलस बन सकता है, जो कल भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। ब्लड का कोई क्लॉट बन सकता है, थ्रोम्बस बन सकता है, वो किसी भी ब्लड वेसल में जाके उसे उसे ब्लॉक कर सकता है। और इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन और फीकल इन्फेक्शन, ये दोनों भी कॉम्प्लिकेशंस हैं। ये वो तमाम कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनके ऊपर हमारी नज़र होनी चाहिए। हमें खुद पहले से वो तमाम कॉम्प्लिकेशंस पता होंगी तो हम अपने पेशेंट की असेसमेंट कर सकेंगे। चलें, अब अटेंडेंस का टाइम हो गया है, तो अटेंडेंस मार्क करवा लीजिए। उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है क्लास में मैं कोशिश करती हूँ जो ये इशू है इसको मैं रिजॉल्व करूँ। ठीक है जी, अभी तमाम स्टूडेंट जो है 1 बाय 1 अपनी अटेंडेंस मार्क करवा लीजिए। ओके मैकुनिसा, सॉरी नरजिस ने पूछा है। एटिलेक्टेसिस मैं बता देती हूँ। एटिलेक्टेसिस जो है बेसिकली, वैसे तो हम इंशाल्लाह रेस्पिरेटरी सिस्टम जब पढ़ेंगे तो उसमें हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। एटिलेक्टेसिस बेसिकली ये होता है कि लंग्स का कुछ पार्ट, कुछ टिश्यूज़ जो है ना वो डेड हो जाते हैं। डेड किस तरह से हो जाते हैं? देखें, एक पेशेंट है जो कंटिन्यूअसली जो है बेड रिडन है या लेटा हुआ है, ठीक है, लॉन्ग टर्म अगर वो उसमें इमोबिलिटी होती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि लंग्स के हमारे जो डिपेंडेंट एरियाज होते हैं, स्पेशली लोअर लॉब्स जो होते हैं, उसके अंदर जो है ना वो नहीं, एयर नहीं जा पाती। ठीक है, जब वहाँ तक एयर नहीं पहुँचती तो वो जो एल्वुलाइज होते हैं वो एक टाइम पीरियड के बाद कोलैप्स कर जाते हैं, बंद हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर एयर एंट्री नहीं जा रही होती। तो अगर बहुत ज़्यादा एरिया इन्वॉल्व हो जाएगा, एल्वुलाइज बहुत सारे इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो उसकी वजह से लंग्स का बहुत ज़्यादा एरिया हमारा कोलैप्स्ड हो जाएगा और वहाँ पर एयर इन एंड आउट नहीं हो सकेगी। दिस इज़ कॉल्ड एटिलेक्टेसिस। ठीक है, चलिए अब हम अटेंडेंस मार्क कर लेते हैं। कहाँ से स्टार्ट हो रही है अटेंडेंस? ओके ओके ओके। सबसे पहले नफीसा ने
जी बेटा, अटेंडेंस हो गई है। स्टूडेंट एब्सेंट है वो नाम सुन लें अपने। अगर उनमें से कोई प्रेजेंट है, मुझसे मिस हो गया है तो आप मुझे बता दीजिएगा। अक्सा लियाकत एब्सेंट है, अरूज असलम, अरूज फवाद, आयशा एब्सेंट है, मदीहा फातिमा एब्सेंट है, महनूर एब्सेंट है, और यासिर एब्सेंट हैं, जावेद, निमरा जावेद एब्सेंट हैं, रामीन फातिमा, रसब और रिदा एब्सेंट हैं, सबा एब्सेंट हैं, शहबाज एब्सेंट हैं, ज़ैनब शबीर, जुनैरा नसीम, फिज़ा मुनीर एब्सेंट हैं। निमरा जावेद, निमरा जावेद प्रेजेंट है। ओके निमरा, आपकी अटेंडेंस मार्क कर रही हूँ बेटा। कोई क्वेरी नहीं है, यहाँ तक सब क्लियर है? चलिए ठीक है, अभी नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग प्रिपेयर हो जाएं। ठीक है जी। मैं नेक्स्ट जो है, मेरे सिग्नल ड्रॉप हो गए थे, सॉरी, कोई बात नहीं निमरा। नेक्स्ट क्लास में मैं लॉगिन होके आपको 10 मिनट्स का ब्रेक दूंगी, बट आफ्टर 10 मिनट्स तमाम स्टूडेंट टाइमली ज्वाइन कर लें। ठीक है जी। स्टॉप शेयर।